पहले फंडामेंटल नजरिया बाजार पर क्या बन रहा है ये समझते हैं। हमारे साथ बाजार के दिग्गज सिस्टमैटिक्स शेयर्स एंड स्टॉक्स के धनंजय सिन्हा अब जुड़ गए हैं। मिस्टर सिन्हा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और जिस तरह से आपकी फर्म का नाम है वैसे ही सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करने के लिए, सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ रिसर्च करने के लिए आप जाने भी जाते हैं। शुरुआत तो अर्निंग सीजन से ही करनी चाहिए, क्योंकि धनंजय हम देख रहे हैं अर्निंग सीजन का एक रोबस्ट स्टार्ट हुआ है। भले ही शुरुआत में हमने आईटी से एक दो नंबर्स देखे जो थोड़ी सी निराशा दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा बैंक्स फाइनेंशियल्स ने कमान संभाली, कंजम्पशन, ऑटो स्पेस की तरफ से भी उम्मीदें लगातार बढ़ती दिख रही है। और दूसरा कंसर्न जो कि इन्फ्लेशन का था वो भी कुछ हद तक छटता हुआ नजर आ रहा है। तो कंसर्न्स, चैलेंजेस छट रहे हैं और अर्निंग सीजन सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स को इस वक्त आप? देखिए, जो रिजल्ट्स जो आए हैं वो नॉर्मली अनुमान के हिसाब से ही आए हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आईटी सेक्टर में रहा है, बट जो बैंकों में जो प्रॉफिट जो आया है और जो ऑटोज में आ रहा है, ये जनरल एक्सपेक्टेशन था कि इनमें नंबर्स अच्छे आएंगे। बेसिकली जब आप आगे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर, ये सब का जब आकलन होगा एक साथ, तब समझ में आएगी ओवरऑल अर्निंग सिचुएशन कैसा रहा है। पिछले जो जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है जो नॉन फाइनेंस कंपनीज का है और नॉन आईटी पकड़ लीजिए, तो करीब करीब 6% का 6-7% का ग्रोथ लोग समझ रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कंसेंसस व्यू के हिसाब से। एंड लास्ट क्वार्टर में ये करीब करीब 16% था। तो लोगों को ये अनुमान है कि मार्जिन एक्सपेंशन होगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं तो वो कुछ सेक्टर को बेनिफिट आएगा, जो ऑटोज और एफएमसीजी में दिख रहा है। तो वो तो क्लियरली है। आगे जाके हमें देखना है कि मतलब ये मार्जिन का जो सरप्राइज है वो बरकरार रहता है कि नहीं रहता है। बट क्लियरली आपका जो टॉप लाइन होता है वो थोड़ा सा डिसलरेट हो रहा है, वो पिछले 2-3 क्वार्टर से हो रहा है, तो वो ट्रेंड बरकरार है। तो मुझे लगता है कि अर्निंग का जो है फुल असेसमेंट जब आएगा तब हम देखेंगे। बट आज के तारीख में मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को बना हुआ है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एबिटा एक्सपेंशन और प्रॉफिट एक्सपेंशन जो देख रहे हैं। तो मार्केट में इफ यू लुक एट इट, मार्केट तो बेसिकली सेक्टर रोटेशन के हिसाब से चल रहा है। जब साल शुरू हुआ तो आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा किया, पहले मेटल्स बहुत अच्छा कर रहा था, फिर वो सेक्टर रोटेशन हुआ, फिर ऑटो है, एफएमसीजी, ये सारे अच्छा कर रहे, अच्छा रिटर्न दिए। बट रिसेंटली वो बैंकिंग सेक्टर का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो रिवर्सल हुआ है। तो ये ओवरऑल साइडवेज मार्केट है। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स वही रफली वही लेवल पे है, ऊपर नीचे हो रहा है। बेसिकली आपका आईटी और बैंकिंग के बीच में स्विच होते रहता है, और ऑटोज और एफएमसीजी थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, लो वॉलेटिलिटी है। तो इस तरह का माहौल आई थिंक बरकरार रहेगा। थोड़ा अनसर्टेनिटी है आगे भी जाके। इन्फ्लेशन डेफिनेटली कम हो रहा है। तो इन्फ्लेशन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन है। अगर आप पूरे विश्व में देखें तो सारे इंडाइसेस को अगर पकड़े तो सबका जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन काफी कट हुआ है, क्योंकि लोगों को रिसेशन का माहौल दिख रहा है। इसके कारण आपका कमोडिटी में थोड़ा सा वीकनिंग हुआ और इन्फ्लेशन कारण से भी कम हुआ है। तो ये सारा माहौल है, ये सब वेरिएबल्स है जो मार्केट का माहौल तय कर रहा है। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये सारे फंडामेंटल रीजंस है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मार्केट में ये रीजन बड़े बने हुए हैं। जी धनंजय जी, ऐसे में अब जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स को हम देख रहे हैं, जिन पॉकेट्स के अभी नंबर्स आने हैं, और इनफैक्ट एक जो बेसिक एक कैविएट है वो ये है कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीएसटी कलेक्शन से लेके अर्निंग्स भी आपको सारी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन यूएस हेडविंड्स अभी भी होंगी। तो अगर अर्निंग रिसेशन वहां पर एक बात है जिसे अभी भी रूल आउट नहीं की जा सकती, और ये तो सारा बैकवर्ड लुकिंग डेटा है। क्या फॉरवर्ड लुकिंग डेटा में, यानी अगले क्वार्टर से क्या एस्टिमेशन लगाने चाहिए? देखिए, जो कंसेंसस अनुमान है जो आप सब एनालिस्ट लोग का अगर पकड़ ले, हर एक सेक्टर के एनालिस्ट और कंपनीज अगर पकड़ ले, तो वो जो एक्सपेक्टेशन अगले 2 सालों में लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि 14-15% ग्रोथ बना रहेगा। 2022 में
करीब करीब 40% का ग्रोथ है। इस साल का भी जो ओवरऑल अनुमान अभी कुछ 10-11% है। लोगों को ये लगता है कि वो एवरेज जो है अगले 2-3 सालों में 14% का बनेगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस है अक्रॉस सेक्टर, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है बैंकिंग सेक्टर का लोगों ने अनुमान रखा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, गिवन दैट ग्लोबल जो हेडविंड्स है जो आपने बताया, यूएस यूरोप में जो अर्निंग्स डाउनग्रेड काफ़ी जोर से हो रहा है। जैसे कि यूरोप में आप देखेंगे तो करीब करीब अर्निंग्स ग्रोथ अगले साल का 20% रिडक्शन है। यूएस में जो कुछ 14% का था अब 8% हो गया, चाइना में 11% का था अब 0% हो गया। इस तरह से काफ़ी जो मेजर कंट्रीज हैं वहाँ पे जो हेडविंड्स हैं ग्लोबल, उसके कारण जो है जो अर्निंग्स कट हुए इंडिया में रिलेटिवली थोड़ा कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से इंडिया जो है काफ़ी रिच हो गया वैल्यूएशन में ग्लोबल कंपैरिजन में, और एक्सपेक्ट वो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि एस्टिमेट काफ़ी प्रॉफिट एस्टिमेट्स अच्छा है। तो वो एक रीज़न है। मुझे लगता है कि ये 14% 15% ऑन द बैक ऑफ द बिग बेस दैट वी हैव, विच इज लाइक 40% FY22 में है, उसके 11% हो रहा है, तो एवरेज काफ़ी हाई है। तो इसके ऊपर 14% बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी अर्निंग कट होगा। लोगों को जो मार्केट में हिसाब से लग रहा है कि मल्टीपल एक्सपेंशन होगा, कि भाई इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, यूएस रेट कट हो जाएगा तो एक उछाल मिलेगा मार्केट में, ये एक अनुमान लगा रहे हैं। बट उसमें भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेसी सिनेरियो और वॉलेटिलिटी हो सकता है। तो इंडियन मार्केट में बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपका फ्लैट मार्केट रहेगा और सेक्टर रोटेशन होगा। जहाँ जहाँ आपको वैल्यू दिखेगा वहाँ लोग आएंगे। अब आज के तारीख में स्मॉल कैप में फिर से तेजी आ रहा है। पिछले 6 महीने में काफ़ी करेक्शन हो चुका है। तो अभी फॉर द टाइम बी इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द मिड एंड स्मॉल कैप एज वेल। या ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप पर बातचीत आपसे करेंगे। धनंजय जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये देखिए बोलते बोलते बाजार में स्ट्रेंथ और बढ़ गई। अब 18,000 का जो स्तर है उससे बमुश्किल 6 से 7 अंक दूर बाजार रह गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा नतीजों को कुछ एक्नॉलेज कर लेते हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग के नतीजे आए और कंपनी का जो मुनाफा है वो कम हुआ है। मुनाफा 84 करोड़ रुपए से घटकर 68 करोड़ रुपए पर आ गया है। हालांकि आय में बढ़ोतरी हमने देखी है। आय जो है 719 करोड़ रुपए से बढ़कर 892 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि हमने देखा है कि नतीजों से पहले ये शेयर चला हुआ था। न सिर्फ रामकृष्ण फोर्जिंग बल्कि आप भारत फोर्ज को भी देख लीजिए। इनफैक्ट पूरे ऑटो एंसिलरी पैक में भी हम अच्छी रौनक देख रहे हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि ऑटो कंपनियों की जो आंकड़े आएंगे जो अप्रैल की बिक्री की, वो अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन रामकृष्ण फोर्जिंग और भारत फोर्ज ये दोनों के दोनों शेयर चले हुए थे। इस पर आपसे राय नहीं चाहूंगा, लेकिन एक आपसे मोटा मोटी ये जरा अगर मैं पूछूं कि अगर मुझे ऑटो एंसिलरी में या फिर ऑटो में क्या चुनना है तो आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ऑटो से रिलेटेड टायर स्टॉक्स आज वहां पर जबरदस्त तेजी में देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या होगी ऑटो स्पेस को लेकर और ऑटो एंसिलरी स्पेस को लेकर? नहीं, ऑटो में क्या है कि 3 चीजें जनरली अगर आप देख लें तो ऑटो में 3 चीजों का जो है समावेश है। एक तो ये कि आपका जो है कोविड के बाद रिबाउंड हुआ, आपका वॉल्यूम ग्रोथ जो भी रिकवर हुआ वो जो है अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। मतलब आप 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ट्रैक्टर्स कमर्शियल व्हीकल सब पे हुआ। दूसरी बात ये हुई कि भाई जो है इनका प्रीमियमाइजेशन हुआ, फीचर्स वगैरह ऐड कर लिया और प्राइस बढ़ा ली, तो प्राइस रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा इसके कारण। जैसे कि 4 व्हीलर्स में एसयूवी का एक माहौल रहा, इस तरह से 2 व्हीलर्स में भी और ट्रैक्टर्स में भी है और हाई एंड कमर्शियल व्हीकल में भी रहा। तो रियलाइजेशन ऑटो सेक्टर को इसके कारण काफ़ी बढ़ा। तो अगर आप पिछले 1.5-2 साल में देखें तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो इसमें था। और तीसरा जो है कि उनका मार्जिन एक्सपेंशन का अनुमान था, क्योंकि कमोडिटी प्राइस स्पेशली मेटल वगैरह जो भी करेक्ट हुए तो उनका भी होना बाकी था। तो इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में दोनों में मार्जिन एक्सपेंशन का स्टोरी जो है प्ले आउट हुआ है और ये एक्सपेक्टेड भी था और मुझे लगता है कि ये आगे भी रहेगा। इसमें अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि पिछले 1.5-2 सालों में ऑटो सेक्टर काफ़ी चल चुका है और मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है
अभी क्या है कि वॉल्यूम जो है अब वो पीक आउट हो गया है। जैसे आप टू व्हीलर्स में देखें या पैसेंजर कार्स में देखें, पैसेंजर व्हीकल्स में वो पीक आउट हो गया है। तो अभी आपको वॉल्यूम का बेनिफिट कम है, अभी मार्जिन का बेनिफिट बेटर है, तो इसमें आपको सेलेक्टिव होने की जरूरत है। और मुझे